चलते चलते मैं आ गया एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल पे जिसका नाम है अशोकाज रॉक एडिक्ट। ये एक दृश्य जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हरा भरा हो रखा है। कितनी ही बार मैं यहाँ आता हूँ और आकर के मैं ये महसूस करता हूँ कि ये वो जगहें हैं जिन्हें नौजवानों को देखना चाहिए, अगर मुमकिन हो तो बच्चों को भी देखना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा कम होता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये कमरा नहीं था एक ज़माने में, और यहाँ सिर्फ ये चट्टान थी। ये चट्टान, ये जो चट्टान है ये इस पर कुछ लिखा हुआ था और वो पाली भाषा में लिखा हुआ था। यहाँ मैं जब 30 साल पहले आता था तो वो अक्षर लिखे हुए दिखाई देते थे, लेकिन धूल पड़ती गई, वो अक्षर गुम होते गए। और मैं आपको बता दूं कि ये रॉक एडिक्ट है सम्राट अशोक की। मैं आपको सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आपको ज़्यादातर को तो मालूम है। पहली बात ये, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। गुलजार साहब की ये अल्फाज पंचम की धुन पे लता जी ने गाए भूपेंद्र जी के साथ। इसका मतलब बड़ा गहरा है। सब कुछ खत्म हो जाता है, आवाज़ें रह जाती हैं, वो भी जहन में बसी हुई, लेकिन वो आवाज़ें भी उन इंसानों की जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया हो। सम्राट अशोक महाबली, बलशाली और एक ऐसा सम्राट जिसके मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी और 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 और, लेकिन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता। अशोक आगे बढ़ते बढ़ते मौर्य एम्पायर को कहीं से कहीं पहुंचाने की कोशिश करते करते ये सोचने लगा कि उसके बराबर में एक राज्य है जिसका नाम है कलिंग। कलिंग एक छोटा सा राज्य इत्मीनान से जी रहा था, लेकिन रुकावट बन रहा था मौर्य एम्पायर में, क्योंकि कुछ रास्ते बनाने थे उन्हें वहां से होकर के, इसलिए एक युद्ध की तैयारी अशोक ने करी। 261 बीसी, 261 बीसी का जमाना था, और एक दिन इत्मीनान से रहने वाले कलिंग वासियों ने देखा सेनाएं टूट पड़ी हैं, युद्ध शुरू हो गया है। आत्मरक्षा के लिए कलिंग ने भी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन जैसा देखा गया है कि बलशाली ही जीतता है, और इसमें भी सम्राट अशोक की ही जीत हुई। सम्राट अशोक की जीत होने से कलिंग तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और नतीजा ये निकला कि हज़ारों की तादाद में पड़ी हुई लाशें देखी अशोक ने। यहाँ से एक परिवर्तन है जो इतिहास का बड़ा अहम और बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन। लाशों के अंबार के बीच में जाते हुए अशोक ने देखा, ये क्या हुआ? ये तो प्रलय है, इतने लोग मर गए, घर टूट गए, बच्चे बिलख रहे हैं, ये क्या हुआ? और कहीं वक्त ने एक आवाज़ दी, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे खूने इंसान का रंग क्यों है। ये वक्त की आवाज़, वक्त से पहले साहिर साहब के ख्यालात हैं, और उनका भी यही कहना था कि युद्ध नहीं होने चाहिए, लेकिन सुनता कोई है नहीं। खैर, अच्छी बात ये रही कि इतना नुकसान देखकर अशोक के हृदय में सहानुभूति जागी, और उसको ये लगा कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। कहीं गलती करके कोई इंसान अपनी गलती को मान ले, ये भी ठीक। और यहाँ से आगे उसने जो धर्म स्वीकार किया वो बुद्ध धर्म, उस बुद्ध धर्म में प्रचार और प्रसार ऐसी शिलाओं पर लिख करके उसके अपने वंश, उसके अपने
जो उसमें यकीन करते थे अशोक को, उन सब ने इस तरह के एडिक्ट बनाए और उनको लिखा। मतलब अब आप देखिए कि लगभग 2300 बरस पहले का ये एडिक्ट हमारे शहर से लगभग 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर, लेकिन कितने लोगों को ये मालूम है? और दूसरी बात ये कि कितने लोग इनको देखने जाते हैं? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, अगर इतिहास को भुला दोगे तो बी श्योर अबाउट इट, यू आर गोइंग टू गेट डूम्ड। अगर सबक नहीं सीखोगे फिर गलतियां करोगे। गलतियां करता है इंसान, गलतियां करता है देश, गलतियां करता है देश भी तो इंसानों से बनते हैं। इस वक्त भी लगभग 1.25 साल से ज़्यादा, 1.5 साल से युद्ध चल रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले तक कितने युद्ध चल रहे थे। युद्ध में जीतता कोई नहीं है, हारता है हर कोई। साइकोलॉजिकली आप कह लीजिए कि हम जीत गए तो जीत गए। अगर अशोक ने समझा कि वो जीत गया तो चलिए मान लेते हैं जीत गया, लेकिन यहाँ उसके अंदर जो परिवर्तन होता है ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई ये लिपि जो है, इसका सार यही है, अहिंसा में विश्वास करो, हिंसा से दूर रहो, जानवरों को पालन पोषण करो, रास्तों में सराय बनाओ, सराय के पास पेड़ लगाओ और इस दुनिया को रहने लायक बनाओ। मैं जैसा कह रहा था कि देखिए कितना परिवर्तन आ जाता है समय के साथ साथ। एक नदी उधर पीछे की तरफ, और उस नदी के पास से घूमता हुआ कोई, मेरे ख्याल से सम इंग्लिश पर्सन, और वो जाते जाते उसने देखा कि ये चट्टान है, सब वो भी 10 फीट की, मेरे ख्याल से ज़्यादा भी हो सकती है, इस पर काई जमी हुई थी। और जब काई खुरची गई, हो सकता है 100 साल पहले की बात हो, काई खुरची गई तो उसके नीचे साफ सुथरे ब्राह्मी अक्षरों में लिखी एक लिपि थी, और ये अशोक के संदेश थे। धूल जम गई समय के साथ साथ, धूल जम गई, शब्द खो गए, सब कुछ मिटता चला गया। लेकिन आज भी अगर इंसान कोई सबक सीख ले कि भाई युद्ध से दूर रहो, शांति की बात करो, ये हरियाली और ये रास्ते अगर इसी तरह बने रहें, वो पहाड़ इसी तरह बुलंद रहें, हर इंसान को जीने का हक हो, तो दुनिया रहने लायक हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये उड़ती हुई तितलियाँ ये जताती हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, हरियाली, नीला आसमान, छाए हुए बादल, इन सब में जियो। लेकिन सबक सीखता नहीं कोई दरअसल। है इतनी सारी हरियाली है, ये सृष्टि तो जीने लायक है। परिंदों की आवाज़ें, इतनी खूबसूरत आवाज़। मैं तो पहले ही कहा करता था, अब भी कहता हूँ कि एक मज़हब ऐसा बना लो, एक धर्म ऐसा बना लो, अपने धर्म में यकीन करो। प्रकृति, संगीत, द्रविड़, नारायण और देशाटन, अगर हो सके तो विदेश है। बस अगर ये सब कुछ करते करते हम इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली ना। अब ये कमरा जो बनाया गया और उस एडिक्ट के ऊपर, ये बाद में बनाया गया, तब तक तो इसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। 2500 साल, क्या मतलब 2300 साल मान लो आप, लगभग 2300 साल पहले की ज़िंदगी क्या होगी। ये फूल इतने दिलकश, इतने खूबसूरत जताते हैं और बताते हैं ज़िंदगी जीने के लिए। ये पेड़, वो आसमान, ये सब कुछ बताता है। अब हमें वर्ड्सवर्थ को समझने की ज़रूरत नहीं, हम वर्ड्सवर्थ की तरह जी सकते हैं। वर्ड्सवर्थ की पोएम जब बचपन में पढ़ते थे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, समझ नहीं आती थी, अब आती है। ये है जीवन, ये है जीवन। इस तरह से प्रकृति के करीब अगर हम जिएंगे और आने वाली नस्लों को ये सबक देंगे कि जीने का अंदाज़ बदलो। ये जो डिजिटल है, ये जो इंटरनेट है, ये जो जिसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, इससे थोड़ा संभल के चलो। जो अच्छा है ले लो, जो बेकार है उसे छोड़ो। सुनता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। और अच्छी बात ये है, मतलब वैसे तो बुरी बात है ये कि यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। अच्छी बात इसलिए कि भीड़ भड़क्का, भागम भाग से दूर एक खूबसूरत सा छोटा सा एक ओएसिस है, और यहाँ आकर के मैं देखता हूँ इस सब को, और बार बार लौट कर के आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी खामोश जगहों पे आकर अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है। ये देखिए आसमान नीला, छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ, और वहाँ एक नदी,
इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। पीछे पहाड़, ये कालसी है, इसको कालसी रॉक एडिक्ट कहते हैं। अशोका रॉक एडिक्ट। और भी जगहों पर बनाया अशोक ने, लेकिन हमारे शहर के नियरेस्ट है, इसलिए जब मौका लगता है चलाता हूँ। मेरे लिए तो ये पिकनिक स्पॉट बन जाता है। अच्छा है छोटे बच्चों को ये दिखाया जाए और उन्हें बताया जाए 2300 साल पहले की ज़िंदगी क्या थी। इतनी हरियाली, सब नष्ट हो जाएगी, भस्म हो जाएगी अगर इसी तरह युद्ध होते रहे। रोकना होगा। ये जल की कल नहीं रहेगी अगर इसी तरह युद्ध होते रहेंगे। छोटी छोटी नन्ही झोंपड़ियाँ, यही जीवन है। डेवलपमेंट के नाम पे सृष्टि को ख़त्म ना किया जाए, ये सबक है, इसको समझे जाने की ज़रूरत है। यहाँ आता हूँ, देखता हूँ, प्रसन्न होकर यहाँ से लौट जाता हूँ। खूबसूरत है ये समा और ये मनाजिर बहुत ही दिलकश हैं। चला आता हूँ जब भी मौका लगता है। ये उत्तरांचल में है, जिसको पॉलिटिकली उत्तराखंड कहते हैं, रोमांटिकली आप चाहें तो उत्तरांचल कह लें। वो वहाँ दूर तक फैली हुई हरियाली, छोटे छोटे नन्हे गांव, इन गांवों में बसी हुई ज़िंदगी, छोटे छोटे से सपने और ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हुए। बरसों से यहाँ आता रहा हूँ और आके जब भी मैं कभी यहाँ आता हूँ मुझे एक शब्द तो बहुत याद आता है हमेशा। मित्र प्यारे, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दा डेरा, नाग निवासां दा डेरा, मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना। बरसों से मैं इसी पुल पे आकर ये दुआएं करता हूँ और बाबे की कृपा रहती है ज़िंदगी पे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, और कहना कि सब ठीक है और ठीक हो जाएगा अगर दीदार यार हो जाए। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, ये जगह तो मैं महसूस करता हूँ। देखिए ये है सादगी। ये नौजवान बच्चे वो हिमाचल की तरफ जा रहे हैं और ये उत्तरांचल की तरफ से आ रहे हैं। ये पुल बांधता है, जोड़ता है, और मैं अपनी उड़ान कायम रखे हूँ जब तक रह जाए। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, मतलब कुछ भी नहीं है, सब बेकार है अगर मित्र प्यारा साथ नहीं है। कभी ना कभी पहुँचेगी फरियाद, ये भी तय है। और बाबे की मेहर है, बाबे की कृपा है, ज़िंदगी चल रही है अच्छी तरह से। और जिस तरह ये यमुना है, यमुना का जल घटता बढ़ता रहता है। पिछले दिनों तो बाढ़ आई हुई थी, बारिश बहुत थी, लेकिन अब फिर ये बांध जो हैं इस जल को रोक लेते हैं। लेकिन बांध के कोई रख सके परिंदगी को, ये तो चांसेस काफ़ी कम होते हैं। यहाँ आता हूँ, फरियाद करता हूँ और मन में प्रसन्न होकर के यहाँ से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि देर सवेर मित्र प्यारे को याद तो आएगी ही। एक जीवन कम तो नहीं उस इंतज़ार को पूरा होने के लिए। पांवटा साहब का गुरुद्वारा यमुना के किनारे बना हुआ, ठंडी हवा चलती हुई जो मेरी आवाज़ को बेंधने की कोशिश कर रही है,
और मैं यहाँ बार बार आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, मतलब मन प्रसन्न होता है। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जिसे देखकर बताने में वक्त नहीं लगता। ये सब जुल्म है उस वॉर का जिसकी वजह से ये शहीद हुए। ये जो सिमेट्री है इसमें 21 साल का नौजवान भी दफन है, इसमें 22 साल के नौजवान भी दफन हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कॉमनवेल्थ सोल्जर्स के रूप में लड़ा था। उन्हें याद करते हुए ये जगह बनाई गई है और मैं आज साहिर साहब को याद करता हूँ। ये युद्ध होते क्यों हैं? खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है? हर एक फतेह ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों? देखिए देखिए देखिए, इन वेव्स को देखिए, और इन वेव्स को देखकर भी लोगों को कोई सबक नहीं मिलता। पीछे कोयल अपना गाना गा रही है, उस गाने को सुनने की फुर्सत दुनिया पे नहीं रही। वॉर, युद्ध है क्या? दूसरे की जगहों को छीन लेना, अपना वर्चस्व कायम करना। मुझे साहिर साहब फिर याद आते हैं। उनकी मैंने एक नज़्म पढ़ी थी बहुत बरस पहले, मैं वो सुनाता हूँ आपको, ज़रा उस पर आप ये देखें गहराई कितनी है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे के सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती हैं। खेत अपने जले के औरों के जीस्त पाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोज, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है साहिर साहब का? और साहिर साहब ने तवक्को की, ही वॉज अ पेसिफिस्ट, शांति प्रिय व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ से देखना शुरू किया, मेरे ख्याल से ये 2297 के करीब ग्रेव्स यहाँ पर 2297। वर्ल्ड वॉर 1 भी जो 5 साल चलता रहा, वर्ल्ड वॉर 2 भी जो 5 साल चलता रहा। और आप देखिए कि ये भी किसी घर के चिराग थे। इन्होंने भी उम्मीद की थी कि अपने परिवार के ज़िंदगी में रौनक लाएंगे, लेकिन इतनी कम उम्र में ये दुनिया से रुखसत हो गए। इसको देखकर ही कम से कम हमें एक सबक लेना चाहिए कि युद्ध ना, युद्ध ना। लेकिन कौन सा दौर है जिसमें युद्ध नहीं होता था? फिर भी हम बुद्ध को याद करते हैं, हम सम्राट अशोक को याद करते हैं। सम्राट अशोक ने क्या गजब ढाया था, मतलब हद कर दी थी, कत्लेआम कर दिया था उसने कलिंग के युद्ध में। लेकिन जब बुद्ध के संदेश उनके तक पहुँचे तो उसके बाद उस इंसान ने फिर जो काम किए वो सारे अच्छे अच्छे। मैं यहाँ आता हूँ, हमेशा ही आता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है इस सिमेट्री। और ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम इतना ख्याल रखा गया, जो भी इसका मैनेजमेंट है उसने इसको इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया कि यहाँ आकर दिल तो दिखता है, लेकिन आंखें ये देखते कि ये हरियाली बची रहे, इसी तरीके से रहे, ये बादल यूँ ही छाए रहे, बारिश यूँ ही होती रहे। बस यही सोच करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ भी धरती पर युद्ध चल रहे हैं वो खत्म, बहुत नुकसान। युद्ध में जीतता कोई भी नहीं है, कोई नहीं जीतता। युद्ध में नुकसान होते हैं, फसलें खत्म होती हैं, खेत खत्म होते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं। मिलता किसी को क्या है उसमें से? सिर्फ चंद हुक्मरानों को भी ईगो होती है और खुशी मिलती है, होते रहते हैं। मैं एक बहुत ही करीब दिखाता हूँ छोटा सा सेटअप। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ
मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ। देखिए कौन सी दुनिया है ये, कौन सी दुनिया है ये। जिंदा थे कभी, ताबिंदा थे कभी, एक परिंदा थे कभी, और आज ये खामोशियाँ, इन खामोशियों में दफन उन हुक्मरानों के ख्वाब और ख़यालात, घरों के अंदर की परेशानियाँ। जो एक घर का चिराग बुझता है तो उसका असर कितना पड़ता है ये सब हम जानते हैं। तो आज मेरा मन किया कि इस जगह आकर के मैं दुनिया को ये संदेश दूं कि युद्ध से दूर रहो, युद्ध में किसी को कुछ नहीं मिलता। और साहिर साहब की ये नज़्म पढ़ने की ख्वाहिश भी मेरी हमेशा रहती थी यहाँ आकर, जो मैंने आज पूरी की। और हम सब यही दुआ करें, बुद्धम शरणम गच्छामि। शांति, बुद्ध पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। बुद्ध के जीवन में तो सभी कुछ बहुत अच्छा है। उन्होंने जो संदेश दिए आज भी उतना ही उसका मायना रखते हैं। ये अलग बात कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में बुद्धिज़्म आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे देश में धीरे धीरे जो सभ्यता की परतें हैं वो बदलती जा रही हैं। लेकिन बुद्धिज़्म एक ऐसा सच है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जगह देख कर के अक्सर मेरे दिल में ये ख्यालात आते हैं, और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा कुछ और दूर जाकर। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना कोई भाई, ना बेटा, ना भतीजा, ना गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में। आत्मा मरती नहीं, जिस्म बदल लेती है। धड़कन इस सीने की जा छुपती है उस सीने में। जिस्म लेते हैं जन्म, जिस्म फना होते हैं, और जो एक रोज़ फना होगा वो पैदा होगा। एक कड़ी टूटती है, दूसरी बन जाती है। ख़त्म ये सिलसिला ज़ीस्त भला क्या होगा। रिश्ते 100, जज्बे भी 100, चेहरे भी 100 होते हैं। फ़र्ज़ 100 चेहरों में शक्ल अपनी ही पहचानता है। वही महबूब, वही दोस्त, वही एक अज़ीज़, दिल जिसे इश्क और इदराक अमल मानता है। ज़िंदगी सिर्फ़ अमल, ज़िंदगी सिर्फ़ अमल, सिर्फ़ अमल, सिर्फ़ अमल। और ये बेदर्द अमल, सुलह भी है, जंग भी है। अमन की मोहनी तस्वीर में हैं जितने रंग, उन्हीं रंगों में छुपा खून का एक रंग भी है। जंग रहमत है कि लानत, ये सवाल अब ना उठा। जंग जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी। जंग जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी। दूर से देखना भड़के हुए शोलों का जलाल, इसी दोज़ख के किसी कोने में जन्नत होगी। ज़ख्म खा, ज़ख्म लगा, ज़ख्म है किस गिनती में। फ़र्ज़ ज़ख्मों को भी चुन लेता है फूलों की तरह। ना कोई रंज, ना राहत, ना सिले की परवाह। पाक हर गर्द से रख दिल को रसूलों की तरह। खौफ के रूप कई होते हैं, अंदाज़ कहीं। प्यार समझाए जिसे खौफ है वो प्यार नहीं। उंगलियां और गड़ा और पकड़ और पकड़, आज महबूब का बाजू है ये तलवार नहीं। साथियों, दोस्तों, हम आज के अर्जुन ही तो हैं, हम आज के अर्जुन ही तो हैं। मैं जब भी इस जगह जाता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। खूबसूरत से मतलब ये है कि यहाँ जाकर के एक संदेश मिलता है। संदेश ये कि भाई आपको युद्ध से दूर रहना है, युद्ध की ज्वाला को भड़कने नहीं देना है। ये पैगाम कृष्ण का अर्जुन को कि लेकिन अगर युद्ध आ गया तो फिर आगे बढ़, फिर आगे बढ़। कैफ़ी आज़मी साहब की ये नज़्म मैं अक्सर वहाँ जाकर पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कैसे कमाल के लोग थे वो, कैसे कमाल के। ज़मीं भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है,
ये कत्लो खून का रिवाज क्यों है, ये रस्म जंगो जवाल क्यों है, जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक पत हो ज़फ़र के दामन पे, खून इंसान का रंग क्यों है। ये ख्याल शायर का है। युद्ध इसी तरह होते रहे, एक दिन आएगा ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ये झरने खून से लथपथ हो जाएंगे और ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। ये ख्याल शायर साहब का काश हुक्मरानों तक पहुँचे और अपनी अपनी खुदपरस्ती के लिए वो जंग में ज्वाला ना बनाएं। कुछ ऐसा हो काश। ये जंग क्यों है, प्रश्न बड़ा अहम है और इसको समझे जाने की ज़रूरत है। क़ज़ा के रास्ते पे जाने वालों को बच के आने की राह देना, दिलों के गुलशन उजड़ न जाएं, मोहब्बतों को पनाह देना, जहाँ में जश्न वफ़ा के बदले ये जश्न तीरो तफंग क्यों है। खुदाए बरतर। कितना खूबसूरत दिख रहा है ये आबशार। अगर इसी तरह बहता रहेगा, अगर इंसान ये समझ ले कि जंग किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए।